नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के एक नए संस्करण में फिर से आपका स्वागत है। ये संस्करण में आज हम प्रश्नोत्तरी कम करेंगे, चर्चा ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये एपिसोड हम लोग बना रहे हैं एक आकलन के आधार पे, और हम बताने जा रहे हैं कि क्या 2024 के जनरल चुनाव में बीजेपी 240 पे सिमट जाएगी या 340 तक जाएगी। देखिए, दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, और ये क्यों है। हमारे जो मेहमान हैं, जाने पहचाने आपके उमेश जी, वो ये मानते हैं कि बीजेपी के काफी पिटफॉल्स हैं, 240 तक सिमट जा सकती है अब भी की हालात में, अगर हालात उन्होंने नहीं सुधारे तो ऑन ग्राउंड। मेरा मानना है कि बीजेपी इस बार पिछले लोकसभा में उनका जो स्ट्रेंथ था 303, उससे आगे जाके 330-40 तक जाएगी। उसकी वजह यह है कि ऐसे कई इवेंट्स हैं जो आज से 2024 के चुनाव के पहले आने वाले, और जिसका काफी फायदा बीजेपी को हो सकता है। मगर हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थिंक लाइन पे फिर से। आप बताइए, आपका क्या आकलन है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्लियामेंट में हमारे 543 सीट है, तो हाफ वे मार्क है 272 का। 272 is the halfway mark, and any government which has to come into the center with a clear majority has to get a mandate of around 272 seats. बट मेरा ये मानना है कि आज की सिनारियो में जिस हिसाब से अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और आगे आने वाला एल नीनो इफेक्ट है, जिसके कारण बारिश की कम होने की संभावना है। इसके कारण ये व्हीट के और शुगर के और राइस के जो क्रॉप्स है उसमें इफेक्ट आएगा। और जो मई का महीना है वो एक बहुत ही गर्मी भरा महीना रहता है। इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस है। दो चीजें हुई है 2 दिन के अंदर। एक तो है कि शिरोमणि अकाली दल और AIADMK ने दोनों ने मना कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। जेडीएस भले ही अलायंस पे आ चुका है, कर्नाटका में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कर दिया है। बट आपने जैसे बताया था कि लास्ट टाइम दे वन 303 सीट्स, 303 सीट जीती थी उन्होंने। उसका आकलन करिए कहां से आई थी वो सीट। 62 सीट आई थी यूपी से, वो शायद इस बार वो मेंटेन कर सकेंगे या इंप्रूव कर पाएंगे। दिल्ली से आई थी 7 सीट, उसके बाद गुजरात से आई थी 25 सीट, फिर मध्य प्रदेश से आई थी 27 सीट, वेस्ट बंगाल से आई थी 18 सीट। बिहार में नियर स्वीप हुआ था जब उनका अलायंस था इनके साथ, जेडीयू के साथ। महाराष्ट्र में आई थी अराउंड 42 to 43 सीट्स 48 में से, जब उनका अलायंस था शिवसेना से। अभी आप देख रहे हैं कि एनडीए जो प्रेजेंट फॉर्म में था उस समय 2019 में, आज वहां पे नहीं है। बिहार में स्थिति बहुत ही खराब है बीजेपी की, क्योंकि लालू और नीतीश साथ में आ चुके हैं, कांग्रेस भी उनके साथ है। मानता हूं कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ है, बट स्टिल जो कहाँ का जो कास्ट प्रोजेक्शंस एंड अदर थिंग्स, बिहार में सब चीज कास्ट प्रोजेक्शंस पे चलता है। और महाराष्ट्र की बात देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी आपने अभी कोलिशन गवर्नमेंट बना के रखी है। एक नाथ शिंदे को लिया है, अजीत पवार को लिया है, जिस अजीत पवार के खिलाफ आपने इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं करप्शन के, आपने उनको साथ में ले लिया। देखिए, इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मेरा मानना है कि आप 6 बॉल में छक्का मार सकते हैं। आपने 2 टाइम कर दिया, 2014 में कर दिया, 2019 में कर दिया, पर 2024 में करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा नहीं है कि असंभव है, पर मुश्किल जरूर है। आप इसी टाइप से अगर ये परफॉर्मेंस रिपीट करना है तो कुछ बहुत बड़ा काम होना बहुत जरूरी है। और आपने भी बताया कि बहुत सारे आपने बताया बहुत बड़ा काम होना बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहूंगा उमेश जी कि एक ही आंकड़ा जो अभी तक बहुत सारे लोगों के संज्ञान में नहीं आया है, वो आंकड़ा सबसे पहले मैं देता हूं। भाजपा ने 303 सीटें जीती थी, समझिएगा बराबर। 543 में से आउट ऑफ 543 दे वन 303 सीट्स। मगर नॉर्थ के राज्यों में
साउथ के ये 5 राज्य को छोड़ दे हम और नॉर्थ के राज्यों में देखें तो आप रिजल्ट शीट्स देखोगे, उस पर से एक बहुत ग्लैरिंग चीज है जो लोग अभी भी बात नहीं करना चाहते, और वही है कि 222 सीटें उसमें से ऐसी है आज भी जो सीटों पर बीजेपी हैज पोल्ड मोर देन 50% वोट्स। मतलब कि कुछ भी हो जाए, इंडी का पूरा अलायंस वहां पर हो, सामने एक ही कैंडिडेट हो, फिर भी उनके जीतने के चांसेस बहुत कम है। मैं ये बात मानने को हरगिज तैयार नहीं हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो 48 सीटें हैं, वो 48 में से जितनी बीजेपी ने और उनके साथियों ने जीती थी शिवसेना के साथ में, वो ही रिपीटेशन अभी इस बार एनसीपी का जो गुट उनके साथ आया है वो, और शिवसेना का जो गुट आया है वो, वहां पर बल्कि होने वाला क्या है, क्योंकि शरद पवार इज इन द अलायंस ऑन वन साइड, ऑन अदर साइड ही इज ब्लेसिंग द अदर पीपल, ब्लेसिंग अजित पवार। तो वहां पर एनडीए के साथ में रहने वाले जो भी हैं, उनको वो 40 सीट रिपीट होना कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में भाजपा ने 18 सीट जीती थी 42 में से। जो सिनारियो उस वक्त था वही सिनारियो इस वक्त भी है। उसकी वजह क्या है कि ममता जी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद कांग्रेस इन सीट शेयरिंग। लेफ्टिस्ट हैव ऑलरेडी सेड, कम्युनिस्टों ने बोल दिया है कि वो तो अलग ही लड़ेंगे। तो बल्कि इनकी सीट मैं तो वो देखता हूं वहां पर कि 18 से बढ़ के 20-22 भी हो जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं। हिमांशु जी, मैं यहाँ पे आपको एक बार करेक्ट करना चाहूंगा। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में टीएमसी को 42.1% वोट शेयर मिला था और बीजेपी को 39.1% मिला था। और वही 2021 के असेंबली इलेक्शंस में टीएमसी की जो टैली थी वो बढ़ के उनका वोट शेयर बढ़ गया 47% और बीजेपी का आधा परसेंट कम हुआ था 38.5। तो बीजेपी ने अपना ग्राउंड बचाया है। नहीं, और मैं ये भी आई एग्री टू दैट, बट एक चीज मैं और यहाँ मेरा पर कहूंगा, उमेश जी आप कंटिन्यू करें। एक ही वाई एक रिजल्ट्स, असेंबली रिजल्ट्स आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ लोकसभा। एक चीज बराबर समझ लीजिएगा, मैं उतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जो चीज कर्नाटक में हुई अभी 1 साल पहले, वो चीज लोकसभा में वहां रिपीट नहीं होगी। बल्कि ये मैं तो ये मानता हूं कि जनता दल एस के साथ अलायंस करने से बीजेपी की 1-2 सीटें जो पिछले बारी थी उसमें घटेगी। आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं आपकी बात मानता हूं। 2018 के असेंबली चुनाव में देखें तो बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारा था। बट 2019 के लोकसभा इलेक्शन में तीनों में वहां पे उनको क्लीन स्वीप मिली थी। पर यहाँ पे थोड़ा सा चीजें डिफरेंट है। लास्ट टाइम पुलवामा भी हुआ था तो लोगों में एक नेशनलिज्म का भाव भी था। बट आज यहाँ पे आर्थिक कठिनाइयां भी है, आपके एलाइज आपके साथ नहीं है और बहुत सारे चैलेंजेस है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने 5 लाख इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे लगा दिए हैं 2 साल पहले से। और आपको अगर याद होगा 2017 के गुजरात के चुनाव में, असेंबली चुनाव में कांग्रेस ने 2 लाख इन्फ्लुएंसर्स को लगाया था ताकि सोशल मीडिया पे वो इन्फ्लुएंस कर सके। एक सेकंड, कैम्ब्रिज एनालिटिका, वन सेकंड, कैम्ब्रिज एनालिटिका भी उस समय था। उस समय बीजेपी को गुजरात को जीतने के लिए भी नरेंद्र भाई को बीच में उतरना पड़ा और उनकी कैंपेनिंग के थ्रू वन सेकंड सर, 99 सीट्स बीजेपी को आई थी और कांग्रेस को 82 सीट्स आई थी। ये उसकी मेरा एक वजह उमेश जी, मानना। उसकी वजह, मैं यहाँ गुजरात में बैठा हूँ, मुझे पता है, मैंने वो इलेक्शन कवर किए हैं। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट ढंग से बता सकता हूँ कि उस वक्त जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति, हार्दिक पटेल और उनका जो खेमा था, उन लोगों की वजह से 15 से 20 सीट कांग्रेस ज्यादा जीत पाई थी। वो एक बहुत ही निर्णायक चीज थी। वहां पर गुजरात में ये कैम्ब्रिज एनालिटिका, सोशल इन्फ्लुएंसर, ये सब नहीं चलता है साहब। राज्यों में, खेड़े गांवों में, जिसको हम छोटे छोटे गांव कहते हैं, वहां सोशल इन्फ्लुएंसर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। वहां तो सिर्फ वो देखा जाता है कि बेसिकली उनके लिए आके बेसिक काम कौन करता है। वहां मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगा
कि हाल में बीजेपी की जो हालत है उमेश जी, जो कर्नाटक में हुआ है कि कर्नाटक में बीजेपी का मूल कार्यकर्ता पार्टी से विमुख होकर बैठा था, उसने पार्टी के लिए काम नहीं किया। भले ही वो लोग बड़ी बड़ी बातें करें, उन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया। और वही डिसइंचेंटमेंट जिसको कहते हैं, एक निराशा मूलभूत कार्यकर्ता के अंदर बहुत ज्यादा है बीजेपी में। वो एक फैक्टर डेफिनेटली है। मगर अभी 10 महीने बाकी है और उसे कैसे संभालना वो शायद नरेंद्र भाई को पता है। अभी क्या हो रहा है, जहां पर नरेंद्र भाई अमित भाई जाके बैठते हैं उनके सामने काम होता है, मगर जहां वो नहीं होते, पीछे से उनके कार्यालय पे पहले जो 1000-2000 लोग जाके खुद जाके बैठ जाते थे, काम करते थे, वो नहीं देखने को मिलता। ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि मिडिल लेवल का जो लीडरशिप है भाजपा का, वो जमीन के साथ में अपना संपर्क गवा बैठा है। पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, लोगों को ये नहीं पसंद आ रहा। और ऊपर से जब वो कार्यकर ऐसा कहता है, मैंने तो ऐसा सुना है क्योंकि मैं फील्ड में बहुत घूमता हूं और मैंने लोगों से ये बात सुनी है, ये सुनने जैसी बात है। मैं बोलता हूं फिर भी 340 सीट जीतेगा, फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने ये सुना है कि वो कार्यकर कहता है कि मैं 20 साल से भाजपा के लिए काम करता हूं, मैंने चटाई बिछाने से लेके पेज पन्ना प्रमुख तक का काम किया है, मगर जब मुझे उसके लिए कोई भी उपहार नहीं मिलता, उसकी तो मैं अपेक्षा ही नहीं करता, मगर मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, तब मैं वो पार्टी में जाके क्यों वोट करूं। मैं मानता हूं भाजपा में, मगर मैं जाके वोट नहीं करूंगा। यही चीज 4% का जो डिफरेंस कर्नाटक वोट में देखने को मिला, उसमें से माइनॉरिटी वोट तो खाली 1.86% था, बाकी का 2.14% वोट ये निराश बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा को कर्नाटक में हराया। उमेश, देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं मैं वहीं पे आ रहा हूँ। आज आपने देखा कि मैंने बंगाल के बारे में आपको फिगर बताया था कि बीजेपी ने अपनी जमीन जरूर बचा ली थी, पर ऑपोजिशन अपने आप को कंसोलिडेट किया जा रहा है। वही बात आपने कर्नाटका में भी देखा है। आपने यहाँ पे भी वही हुआ है कि जहां पे बीजेपी अपने कोर वोटर्स को बचा नहीं पाई। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को कर्नाटका में 51% वोट मिले थे और वही बीजेपी को 2022 के असेंबली चुनाव में 30% वोट, तो एक 15%। 36%, जो कि उनका हाँ अगली असेंबली में भी टैली था। मैं वही कहना चाहता हाँ हूँ उमेश जी आपसे, हाँ। असेंबली इलेक्शन मैं का रिजल्ट और उसका वोटिंग परसेंटेज को लोकसभा में मत कंपेयर कीजिए, मेरा ये मानना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर मेरा एक चीज मानना है कि हमें अपनी डेफिशिएंसीज पे वर्क करना जरूरी है। आप जैसे बात बता रहे थे कि नरेंद्र भाई और अमित शाह जहां जाके बैठते हैं वहां पे काम होता है, बट हमें जरूरी है क्या कि हमेशा हम नरेंद्र भाई और अमित शाह ही रहेंगे? हाँ, सेकेंड लेवल ऑफ लीडरशिप कहाँ है? मुझे भी मालूम है कि जब नरेंद्र भाई अगर ताबड़तोड़ रैली करे तो 340 ला सकते हैं, बट बाकी के लीडर्स क्या कर रहे हैं? और सेकंड, जो हम बाहर से बीजेपी जो टर्नकोट्स जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको लेके आ रही है, उससे भाजपा को कोई फायदा हो रहा है? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो हुआ है। जैसे आसाम में देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया आने से काम अच्छा हुआ है, बट अभी जो टर्नकोट लीडर्स है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है उनको निकालना बहुत जरूरी है। और एक चीज है, अलायंस भी करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। आज भले ही एडीएमके और एसएडी ने बोल दिया है कि हम आपसे अलायंस नहीं करेंगे, बट अगर हम उनसे भी अगर कुछ अलायंस कर सके स्टेट लेवल पे कि हम एक कंसीड कर सके लीडरशिप उनको, तो शायद कुछ बात बन सकती है। और आपने भी बताया था कि कोई एक इवेंट होगा जिसके कारण बीजेपी, आपका मानना है 340 सीट आ रही है, तो आप बताइए वो क्या इवेंट है? तो वो इवेंट होगा अब 2024 के जनवरी महीने में राम मंदिर का जो ओपनिंग है, एक यूफोरिया जो आने वाला है, एक एक सनातन का यूफोरिया, हिंदुत्व का, सॉफ्ट हिंदुत्व का जो यूफोरिया है, वो यूफोरिया की वजह से भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मूलतः। और उसके पहले भी, दिसंबर के पहले
अभी देखो अगले हफ्ते हम देखेंगे तो एमपी के चुनाव के तारीख जाहिर हो जाएंगे। राजस्थान, उत्तराखंड के भी चुनाव हो जाएंगे ये ईयर के एंड के पहले। मगर छत- मैं कुछ और छत्तीसगढ़। देख रहा हूँ। जियो पोलिटिकली स्पीकिंग, I have a very, very strong feeling there is going to be something very, very drastic and happening on Kashmir front. हम युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, हम पीओके लेने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर मानो कि जम्मू कश्मीर में ही चुनाव भी इसके साथ हो गए तो ये 3 राज्यों के साथ, ये भी तो हो सकता है। और वहां पर एक सेटिस्फैक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है लोगों में, लोगों के जनजीवन में जो जो हाँ तकलीफें है अभी भी बहुत है। मैं वो लोगों की बात मानने को तैयार नहीं हूं कि जम्मू एंड कश्मीर में सब कुछ ठीक है, मैं मानता नहीं हूं ये बात। मगर ऑन सरफेस विच लुक्स वेरी काम नीड्स टू बी काम डाउन फर्दर, और उस पर भी काम होना है। और उसके ऊपर से सर दूसरी बात यह है, देखो आज 2023 का जमाना है, मैं आपको एक ही मिनट में दे दूंगा। और मेरा जो आर्ग्यूमेंट है सर, 2019 के चुनाव में हम लोग इतनी जियो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते थे, आज करते हैं। आज लोगों को पता है कि डीप स्टेट, जिसको हम डीप स्टेट कहा करते हैं, विपक्षी ताकतें जो विदेशी ताकतों के साथ में मिलकर भारत को तबाह करने में आई है, वो ताकतें जो है लोगों को पता है आज। और शायद उसी की वजह से आजकल उनके टूल किट 2023 की शुरुआत से चले आ रहे हैं, या फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से ले ले, आप किसान आंदोलन ले ले, पहलवानों की बात ले ले, शाहीन बाग ले ले, ऐसे काउंटलेस। आई एम सीइंग दिस बायो वॉरफेयर आल्सो अ पार्ट ऑफ अ टूल किट। लोगों को समझ में आ रहा है, लोग ये जानने लगे। और इसीलिए मैं भाजपा का मूल कार्यकर जो दुविधा में है, जिसे नहीं अच्छा लग रहा है ये जो हो रहा है, वो उसको भी डिस्काउंट करके बोल रहा हूं कि 340 सीट्स विल कम। और दूसरी एक बात मैं कहूं, आपने तमिलनाडु का जिक्र किया, एआईएडीएमके का। सर भाजपा की ये स्ट्रैटेजी है, और जो मैं मानता हूं कि ये स्ट्रैटेजी रहेगी और यही होनी चाहिए कि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को एक बाजू में छोड़ दो। यू मेक योर ओन हिंदू बेस, एंड दैट इज हैपनिंग देयर। आप तमिलनाडु में रहते हैं, आपको ज्यादा पता होगा, मगर मुझे जो पता है एज ए जर्नलिस्ट, मेरे पास जो रिपोर्ट आ रहा है, जो वीडियोस मैं देख रहा हूं, जो मैं सीधी बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी चेन्नई में रह के पढ़ के बड़ा हुआ, तो मुझे पता है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कैसे ऑपरेट करती है। और वहां मैं देख रहा हूं साउथ के 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट में जो आजकल जो यूफोरिया है अन्नामलाई की यात्रा को लेकर, इसका मतलब यह हुआ कि जो पिछले चुनाव में 17% वोट थे, 17% of this alliance, that is already solidified and it is increasing. So I will not be surprised if Tamil Nadu gives Bhajapa and its coalition, whatever it is, MDMK हो या दूसरी छोटी छोटी पार्टियां जो हो, वो जब तिपा की अब जंग हो जाता है, वहां फायदा हमेशा उभरते हुए पार्टी को होता है। गुजरात में भी यही हुआ, आपने आके कांग्रेस का वोट खाया 14%, उनको तो 12-14% वोट मिल गया। आपको न कांग्रेस को 50 सीट मिली, न आपको 10 सीट मिली। परिणाम क्या हुआ? सब ले गया भाजपा। यहां पर मुझे वो ताज्जुब नहीं होगा तमिलनाडु के अंदर अगर 4 से 5 सीट भाजपा का जो भी गठबंधन होगा वो, और उसके लिए डीएमके, और शायद वही कारण है जिसकी वजह से स्टैलिन और उनके बेटे को सनातन के विरोध में ये स्टेटमेंट देने पड़े। शायद साउथ में तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, मगर उमेश जी समझिए, नॉर्थ के अंदर जब आपने बोल दिया सनातन को हम इरेडिकेट करेंगे, इसका मतलब यह हो गया कि हिंदू वोट विल नॉट गो टू द ऑपोजिशन। कमलनाथ आज बोलने की करार में नहीं रहे एमपी में। एक वक्त ऐसा था जब ऐसा कहा जाता था कमलनाथ इस बारी मध्य प्रदेश में भाजपा को जीतने नहीं देंगे।
आज उल्टा हो चुका है और अभी तो 10 महीने बाकी है, देखते जाइए आप होता क्या है। जी। देखिए, आपकी बात मैं मानता हूँ। आपने जैसे बताया कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास होने वाला है, गर्भगृह का, वो जनवरी 2024 में, 24 जनवरी 2024 को होने वाला है। और उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होगा, जिसमें जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट आएंगे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज आने वाले, और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भी आ जाएंगे। तो एक क्वाड का अलायंस बिल्ड किया जाएगा, और भारत का इंडोर्समेंट आएगा कि आप एक इमर्जिंग पावर है। और आपने एक बात बरोबर बोली है कि आज से जैसे हम जियोपॉलिटिक्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो पहले डिस्कस नहीं किया जाता था। और अभी भी एक चीज है कि जो सितंबर 17 से 22 का जो विशेष सत्र हुआ था पार्लियामेंट में, वहां पे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ है। तो ये सब फायदे पक्का सरकार को होने के होंगे। बट सरकार को अपना ये भी देखना पड़ेगा, दे हैव टू मैनेज द प्राइस राइज, दे हैव टू मैनेज द फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। अगर ये सब चीज अगर वो मैनेज कर सकते हैं बरोबर, और वो एकदम ही मतलब ये दोनों चीजें को अगर बरोबर मैनेज करके इकोनॉमी को स्टीयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो फिगर है आ सकता है। बट ये बात भी हमें सोचनी पड़ेगी कि हम ज्यादातर 2004 के इंडिया शाइनिंग कैंपेन के जैसे आश्वस्त नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि बीजेपी सपोर्टर्स लार्ज नंबर्स में आके वोट करें, फेवरेबल ओपिनियन पोल्स के चक्कर में बैठ के अपने घर में ना बैठे रहे कि कोई और कर देगा। ये नहीं होना चाहिए। नहीं और उमेश जी, यही चीज हो, आप जो कह रहे हैं ना 2004 की बात, मैं आपको बराबर कर दूं। आप उस वक्त इंडिया शाइनिंग के कैंपेन के चलते वाजपेयी जी को समझाने वाले 10-12 लोग थे कि जल्दी चुनाव कर दो, हम फिर से सत्ता पे आ जाएंगे और फिर एक दशक तक राज करेंगे। ऐसे लोग बहुत थे उस वक्त भी। उस वक्त भी नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके राजकारण से मैं अच्छी तरह परिचित हूं और मैं ये चीज बता सकता हूं आपको, उन्होंने बताया था टॉप लीडरशिप को बीजेपी की कि ऐसे जल्दी चुनाव करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या आप समझते हैं कि उस वक्त वो सलाह देने वाला आदमी इस वक्त फिर से चुनाव करेगा? हाँ, वो वही कर सकता है ज्यादा से ज्यादा कि अगर समझ लो 24 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाता है, उसके 1 महीने बाद, 2-1.5 महीने बाद वैसे ही चुनाव होने हैं। अप्रैल के महीने में तो चुनाव होने ही है। तो वो सवाल तो पूरा डिस्काउंट। हाँ, मैं एक चीज डेफिनेटली मानता हूं कि आज से 10 महीने बहुत प्रयत्न राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र भाई, जयशंकर, अमित भाई की सरकार को नीचे लाने के लिए होने वाले हैं। और यह प्रयत्न इंटरनेशनल डीप स्टेट की ओर से होने वाले। आपने ही बताया था कि डीप स्टेट को चाहिए नरेंद्र मोदी फिर से आए, मगर वो 340 वाला मोदी नहीं, 240 वाला है। हाँ, तो ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे। ये बायो वॉरफेयर की आपने बात की, अभी और कुछ भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। और मैं तो कुछ देख रहा हूँ, दूसरी बात, मैं तो कुछ देख रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर किसी ने मुलाकात की है पाकिस्तान के, और अभी भारत के विदेश प्रधान जयशंकर वहां बैठे हुए हैं यूएस में। मुझे तो और भी कुछ दिख रहा है जियोपॉलिटिक्स। तो मैं तो ये समझ के चल रहा हूं इस बारी कि विपक्ष को खुद को पता है कि वो लोग सत्ता में फिर से नहीं आ सकते। एज ए जर्नलिस्ट, जो मुझे समझ में आता है, जो मैं देखता हूं देश भर में लोगों से जो बात करता हूं, उस पर से मैं कहता हूं, मगर उनका यह भी इरादा है कि इनको हम रोकेंगे, उधर तक रोकेंगे जहां उनको सीधा साधा बहुमत भी लोकसभा में न मिल पाए। तो वो 240 की बात करते हैं। दिस इज द परसेप्शन, बिकॉज आई डोंट सी लालू प्रसाद यादव एंड तेजस्वी यादव बाय themselves getting 25 सीट्स इन बिहार। नीतीश कुमार को 4 सीट नहीं मिलेगी खुद को, अगर खुद लड़े तो। और उनका गठबंधन चुनाव आते आते नहीं होने वाला, वो भी मैं आपको बता के रखूं। ममता भी अगर 4 4 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में लड़ेगी
तो भाजपा पिछली बार की तरह अपनी 18-20 सीट वहां भी बना के रखेगी। और क्या आप समझते हैं कि तीसरे नंबर पे रहने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को एक भी सीट दिल्ली में देंगे? क्या आप समझते हैं कि पंजाब में विधानसभा में सत्ता होने के कारण क्या वो कांग्रेस को एक भी सीट अलॉट करेंगे लोकसभा की, गठबंधन में रह के? क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस कहेगा 22 सीट हमें दो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अखिलेश यादव देंगे? देखो, गुजरात की तो मैं बात, अरे गुजरात में बात कर रही है आप आम आदमी पार्टी कि हमें 4 सीट चाहिए। राजस्थान में क्या होने वाला? तो ये सब देखते देखते मैं जो पहले कह रहा था ना सर, 222 सीटें ऐसी, अगर समझ लो हम मान के चले कि विपक्ष एक है और उन्होंने 400 सीटों के ऊपर कॉमन उम्मीदवार खड़े करे, फिर भी 222 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा ने उत्तर में 50% से ज्यादा ही वोट लिए। वो सीटों पर उनका जीतना तकरीबन नामुमकिन है। और इसी बदौलत, सी लुकिंग एट द पॉलिटिक्स and looking at election psephology and voting, the votes, I'm saying this, I've seen this election 25 years 30 years, मैं 30 साल से देखता आ रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 3 फिगर में जाएगी कभी भी। और जब वो नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये है कि सामने वाला विपक्ष स्पष्ट बहुमत लेके जाएगा। दैट्स व्हाट इज माय फीलिंग। आप क्या सोच रहे हैं बताइए। देखिए, मैं मानता हूं आपकी बात। आप जो बता रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल इवेंट सबके हिसाब से आपको 340 लग रहा है, बट हमें क्या चाहिए कि जितने भी 240 आ सकते हैं वो रिस्क को समझकर उसके डेफिशिएंसीज पे वर्कआउट करें। आज जितनी भी खामियां है बीजेपी को, वर्कआउट करनी बहुत जरूरी है। सेकंड, जहां पे एलाइज हो सके वहां पे एलाइज रखना जरूरी है। और थर्ड, बीजेपी के वोटर्स को बाहर आके आके वोट करना जरूरी है। फेवरेबल ओपिनियन पोल्स के चलते कि बीजेपी जीत जाएगी और छुट्टी मनाने चले जाते हैं, और जबकि ऑपोजिशन के एक विशेष समुदाय के वोट बैंक है वो कंसोलिडेटेड होके वोट करते हैं, ये बात आप मानना पड़ेगा। आप भले ही अगर इससे माने नहीं माने, बीजेपी के जो वोटर्स है वो बहुत आश्वस्त रहते हैं और छुट्टी के दिन वो सीधा घूमने चले जाते हैं पोलिंग डे पे। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता है उनको मैं रियली आई वुड लाइक टू रियली थैंक देम कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है और वो जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं मातृभूमि की, उनके कारण बीजेपी को एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। बट इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को जगाना और ऑगमेंट करना और इतना चीज करने में टाइम लगता है। और जैसे आपने बताया है कि ये जल्दी होने वाले नहीं है, बीजेपी को खुद को ये इतने रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगेगा। और हाँ, मेरा एक मानना है, अगर आरएसएस जुड़ जाता है बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क के साथ तो बीजेपी की जीत पक्की है। जैसे आपने बताया कि 222 सीट में 51% वोट शेयर है, वो कर लेंगे, प्रोवाइडेड बीजेपी के सपोर्टर्स बाहर आके वोट करें। मेरा यही मानना है। आप और डिसएंचेंटमेंट को लेके अगर वो रिड्रेस कर सकते हैं तो हो सकता है। बट मेरा एक मानना है कि हम जो भी है सिर्फ नरेंद्र मोदी के करिश्मा से ना जीते, बाकी लोगों को अभी हम उतना ही उन लोगों को भी हम उतना ही तवज्जो दें, उनको भी हम रिकॉग्नाइज करें। और बीजेपी की सेकंड लीडरशिप है, सेकंड रैंक लीडरशिप है, उनको अकाउंटेबल लिया जाए और उन्हें फायर किया जाए अगर वो परफॉर्म ना करे। अभी मैं आपको एक दो चीज बताऊं। होता क्या है सर, हमारे पास अभी वक्त नहीं बताया तो संक्षिप्त में बताऊंगा। देखिए क्या होता है बीजेपी के अंदर, जो जहां तक मेरी समझ है पिछले 25-30 सालों से, भाजपा में ज्यादा करके पहले के वक्त में जब वो सत्ता में नहीं थे, तब 2-3 हजार कार्यकर्ता एक कार्यालय में, जहां उनका स्ट्रांग होल्ड है, वहां होना बहुत जरूरी था और वो होते थे। वहां से उन्होंने एक पैटर्न, पेज पन्ना प्रमुख की पैटर्न बनाई, घर घर कॉन्टैक्ट शुरू किया। अभी वो पेज पन्ना प्रमुख जो था, एक लोकल छोटा लीडर होता था जिसकी जिम्मेदारी होती थी 50 व्यक्तियों को वोट कराना, जो उसके पेज पे है, वो उसकी जिम्मेदारी रहती थी। अभी जहां तक वो सत्ता पर आए, नरेंद्र भाई दूसरी टर्म पे आ गए, उसके बाद जो हुआ है ना,
वो एक जिसको कहे ना कि संशय लोगों के मन में, यार ये सब मैं कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है। एक आम आदमी का, एक छोटे से लीडर का, वो चाहता है वो कॉर्पोरेशन की चुनाव लड़ लेगा, वो चाहता है वो, कोई एक चाहता है मैं मेयर बन जाऊंगा, कोई बोलेगा स्टैंडिंग का चेयरमैन बन जाऊंगा, कोई एक चेयरमैन कमेटी का चेयरमैन बन जाऊंगा। मगर जब उन्होंने देखा कि ये तो सारे एग्जाम आती है, तब हम बाहर से लोगों को इंपोर्ट करते हैं, उनको टिकट दे देते हैं। 25 साल से काम कर रहा आदमी को टिकट नहीं मिल रहा है। तो वो जो बेसिक कार्यकर है ना, वो कार्यकर के अंदर बहुत सी निराशा है। उसका रिजल्ट ये आ रहा है जो आपने कहा ना, कि चुनाव के दिन वो सो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा यहाँ सुनाऊंगा और बंद कर दूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हम सीटों का बाइफर्केशन भी देंगे अगले एपिसोड में लोगों को, कि हम क्या सोचते हैं कैसे जाएगा ये। मगर आपको ताज्जुब होगा सर, आज से तकरीबन 22 साल पहले, 20-22 साल पहले, जब पहली बारी नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और फिर चुनाव लड़ा था, चुनाव के दिन दोपहर में 12 बजे, उस वक्त विपक्ष के नेता यहां पर शंकर सिंह वाघेला जी थे। बराबर सुनिएगा, शंकर सिंह वाघेला को फोन किया गया, सर कैसे हैं, क्या लग रहा है आपको। उन्होंने कहा हम जीतते हैं इस बार। मैं बोला सर क्या आप सही में हैं? कि हाँ यह मेरा विश्वास है। तो मैं कल दोपहर को फोन करूंगा आपको, आपका फोन बंद नहीं आना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना ही कहा उनको, ऐसे पत्रकार होने के नाते हम लोग सबके संपर्क में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप कर लेना। उन्होंने कहा मगर देखो हमारी मेरी कांग्रेस की सरकार होगी, ऐसा कहा। दूसरे दिन देखा उनका फोन बंद आया। वो नरेंद्र भाई के सामने लड़ रहे थे, कांग्रेस के लोग। उसके 15-20 दिन बाद नरेंद्र भाई का जब दौरा हुआ हमारे शहर में, हमारे शहर में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो उनको बाकायदा ये शहर के अंदर रात को रुकना पड़ा। तो अर्ली मॉर्निंग जब मैं उनसे मिला वो जाने के पहले, उन्होंने मुझे एक ही बात बताई, ये नरेंद्र भाई चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकली हुई बात है, मैं ओपन में बोल रहा हूं आपको। उन्होंने कहा हिमांशु आपके दोस्तों ने हमें तो जिता दिया। मैंने बोला क्या हो गया सर। नहीं, ये कोई नेशनल चैनल से सुबह 8 बजे से कल खाली ऐसे एरिया के विजुअल्स दिखाए जहां पर एक कौम के लोग एक प्रकार का ड्रेस पहन के वोटिंग करने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए। तो आप तो हमारे गुजराती लोगों को जानते हो, मैंने ये सब देखा 8 से 10। मैं खाना खा के दाल चावल रोटी सब्जी, दाल भात रोटली शाक खाई सुई गयो हूं। हमारे लोग, हमारे गुजराती लोग तो दाल चावल मतलब रजे छुट्टी का दिन था, खाना खा के सब सो जाने की बजाय चलो यार वोट करके आते हैं। परिणाम मैं यहां आपके सामने मुख्यमंत्री की तरह बैठा हूं। समझ गए आपका। तो मेरा कहने का मतलब यह है, प्रजा पहले भी पागल नहीं थी, प्रजा आज भी पागल नहीं है। और आज तो ऊपर से इंफॉर्मेशन का दौर है, उनको पता है सच क्या है। अब 5 लाख सोशल मीडिया नेटवर्क वर्कर्स, मैं देखता हूं सर, उसमें से 5 लाख में से मैं पिछला एक्सपीरियंस जो अगर कुछ है तो मैं उतना कह सकता हूं, वो 5 लाख में से 50,000 भी जो अगर सीरियसली काम करे ना, तो कांग्रेस को बहुत फायदा होगा, मगर वो होता नहीं है। मेरा जो कहने का मतलब है वो सिंसियरिटी ऑफ अ ग्रास रूट लेवल वर्कर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ साइड्स। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि शायद फिलहाल जो विपक्ष है उससे ज्यादा सत्ताधारी पक्ष के जो वर्कर्स है वो ज्यादा लॉयल है। उमेश जी एक लास्ट वर्ड, हमारे पास वक्त नहीं बचा है, 1-2 मिनट है, बताइए। देखिए आपने बरोबर कहा है, और मैंने आपको ये भी बोल दिया है कि नरेंद्र भाई जी का कैरिश्मा और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, आरएसएस के जो स्वयंसेवक है, जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, उनमें एक ही चीज है कि मातृभूमि की सेवा करनी है। ये जज्बा ही बीजेपी को 340 जिताएगा। तो और दर्शक मित्रों, उसके अलावा वक्त नहीं बचा। ये 240 या नहीं, 340?
340 जिताएगा, बट ऐसा नहीं है कि हमें 240 हमें वो 340 के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। और जितने भी कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं 20 सालों से, उन्हें तवज्जो देनी जरूरी पड़ेगी। दर्शक मेरा मित्रों, ये मानना है। देखो बीजेपी उमेश जी भी कह रहे हैं ऐसा नहीं हो कहीं कि 340 से की बात करके हम 240 पे अटक जाए। ऐसा उनका मानना है। 240 या 340 वो तो आपको तय करना है। आपको ये डिसाइड करना है आपको भविष्य में कहाँ जाना है, किस और जाना है। डू यू वांट अ वीकर गवर्नमेंट so that international deep state takes over your country and creates a mess out of it? बहुत सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, गुजराती नहीं कह रहा, हिंदी नहीं कह रहा, क्योंकि ये शब्द अंग्रेजी में ही धारदार लगते हैं। जहां सुनने हैं उनको सुनना ये बहुत जरूरी है। डोंट डू एनीथिंग so that deep states takes you for granted and takes you for a ride for coming 5-10 years. मित्रों, आपको सिर्फ इतना ही आज के लिए। फिर एक एपिसोड करेंगे हम स्टेट वाइज सीट के साथ में, हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ क्या हो रहा है। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। हाँ, एक चीज भूल गया मैं, देखो ये राजकारण के चक्कर में ये भूल जाता। दर्शक मित्रों, चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। हमारे लिए वो ये बहुत जरूरी है। हम उभरते हुए चैनल वाले हैं, हमें भी वो सपोर्ट दे दो, थोड़ा सा सपोर्ट दे दो, बस होगा। थैंक यू। नमस्कार।